बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के सामने वाले मकान पर 3 महीने से काम चल रहा था। वहाँ किसी हकीम का दवाखाना बन रहा था। मुझे वहाँ की सफाई की नौकरी मिल गई। मैंने पहले इनकार किया, लेकिन जब ज्यादा पैसे देने लगे तो मैं मान गई। मैं जब भी वहाँ की सफाई करती, वहाँ मुझे एक छोटी सी शीशी मिलती जिस पर लिखा होता कि खाने में मिलाकर खाएं, गोरा हो जाए। मैं छुपाकर उसे अपने साथ ले आती और अब उससे वाकई मेरा रंग 1 हफ्ते में गोरा हो रहा था। लेकिन रात का खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आती थी। एक दिन मैंने तबीयत खराबी की वजह से वो दवा न खाई और ऐसे ही सो गई। लेकिन सर पर आसमान टूट पड़ा जब भाभी ने मेरा नाम पता नहीं नूर फातिमा था या महानूर, मगर सब लोग मुझे नूरी कहते थे। हम लोग खाना बदोश लोग थे, कभी कहीं घर बसा लिया और कभी कहीं। कोई एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं था हमारा। जहां अब्बा और भाई का काम चल पड़ता, हम वहीं पर बसेरा कर लेते थे। हम 5 बहन भाई थे और सबसे बड़े भाई की हाल ही में शादी हो चुकी थी। भाभी भी हमारे ही खानदान की थी, इसीलिए उसे हमारे इस तर्ज जिंदगी से कोई मसला नहीं हुआ था। मेरी भाभी बहुत ही हसीन थी, जबकि भाई आम सी शक्लो सूरत का था। हाल ही में हमने निस्बतन एक कम आबादी वाले इलाके में एक छोटा मकान किराए पर ले लिया था और हम वहीं पर रहने लगे थे। मेरी माँ घरों में जाकर सफाई सुथराई कर लेती थी और बाबा और भाई बर्तन बेचने निकल पड़ते। घर में भाभी और मुझ समेत मेरे छोटे बहन भाई होते थे। वो भी स्कूल तो जाते नहीं थे, गली में निकल जाते और सारा दिन कंचे खेलते रहते। मैं घर के काम कर लेती थी और भाभी अपने कमरे में पड़ी रहती। वो भी अजीब ही थी। साल भर हो गया था उसे इस घर में आए हुए, लेकिन अभी तक उसकी किसी से बनी नहीं थी। वो बहुत ही कम हम घर वालों को बुलाती थी और अपने काम से ही काम रखती थी। मैं भी सफाई करके खाना बनाने में लग जाती कि नहीं बुलाती तो ना बुलाए। एक दिन अम्मा काम से वापस आई तो बहुत बीमार हो गई थी। अगले दिन मुझे कहने लगी, मेरी जगह तू आज काम पर चली जा, वरना छुट्टी हो गई तो मालकन तनख्वाह काटेगी। मैं अम्मा की जगह काम पर चली गई। बेगम साहिबा को पहले ही दिन मेरा काम बहुत पसंद आया। मैंने बहुत अच्छी सफाई की थी। बेगम साहिबा तो चाहती थी कि मैं ही उस घर में काम करूं, मगर अम्मा के ठीक होते ही मैं वहां से भाग आई, क्योंकि मुझे बेगम साहिबा के घर जाते ही शदीद एहसास से कमतरी होती थी। वो लोग सारे इतने खूबसूरत थे कि कोई हद नहीं। बेगम साहिबा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बला के हसीन थे। खुद बेगम साहिबा भी इतनी जवान थी, लगता ही नहीं था कि 2 जवान बच्चों की माँ है। अपने बच्चों की बड़ी बहन लगती थी वो। मैं वहां उन सब के दरमियान चलती फिरती अजीब सी लगती थी, क्योंकि मैं काले रंग की थी और मुझे अपने रंग की वजह से बड़ी ज्यादा शर्मिंदगी होती थी। अम्मा ने मुझे कई बार कहा कि बेगम साहिबा ने तुम्हें काम पर बुलाया है, मगर मैं न चाहती। हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो मफलूज होकर बिस्तर पर पड़ गया। अब हमारे घर में एक कमाने वाला कम हो गया था, इसीलिए घर में तंगी होने लगी थी। मेरी भाभी का अपना छोटा सा बच्चा था, जिसे संभालने में ही उसका दिन गुजर जाता था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती थी। तब ये सब देखते हुए मैं काम की तलाश में निकल खड़ी हुई। एक स्कूल में सफाई की नौकरी मिल गई, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। एक दिन मैं 2 बजे घर आई तो भाभी कहने लगी, नूरी, एक बहुत अच्छा काम है, तुम करोगी क्या? मैंने पूछा कि क्या काम है? कहने लगी, तुम्हें मालूम है ना, सामने वाली इमारत पर पिछले 3 महीने से काम चल रहा है, तुम्हें वहां सफाई करनी होगी। मैं भी अक्सर देखा करती थी कि सड़क की दूसरी तरफ हमारे घर के सामने काम चल रहा होता था, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। भाभी ने बताया कि वहां किसी हकीम का मतब बन रहा है। नीचे वाली मंजिल तकरीबन तैयार होने वाली है, बस तुम्हें वहां की सफाई करना होगी। मैंने सोचा, दवाखाने में सफाई करने का क्या काम मेरा, वहां तो सिर्फ मर्द ही होते हैं। मैंने भाभी को मना कर दिया और कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी, अजीब सा काम है, बिल्डिंग अभी बनी नहीं और सफाई वाली उन्हें पहले ही चाहिए। भाभी कहने लगी, अरे पागल, तनख्वाह अच्छी दे रहे, फिर सबसे बड़ी बात, घर के सामने काम चल रहा है, तेरा कहीं आने जाने का किराया बचेगा। मैंने हैरत से भाभी को देखा कि वो मेरी इतनी खैरख्वाह कब से हो गई। तनख्वाह सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि वाकई वहां काम कम था और तनख्वाह अच्छी थी। मैंने वहां जाने की हामी भर ली। मैं रोज सुबह 7 बजे वहां जाने लगी। मेरा वहां काम सफाई से ज्यादा निगरानी का था, क्योंकि जिन हकीम साहब का दवाखाना बन रहा था, उनका सामान आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, जिसको साफ करने के बाद अलमारियों में लगाना था। रोज ढेर सारी दवाइयों के डब्बे आते, जिन्हें साफ करके मैं अलमारी में लगा देती। कभी कभार काम करने वाले लोगों के लिए चाय पानी बनाना पड़ता था। मैं मजे से अपने सारे काम कर रही थी। इसी दौरान एक रिश्ता आया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी उम्र निकलती जा रही थी। मैं उस दिन काम पर भी न गई और खुशी खुशी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लिए। लेकिन जैसे ही मैं लड़के वालों के सामने गई, मुझे देखकर उनका मुंह बन गया। मुझे समझ आ गई कि मैं इनको पसंद नहीं आई। मेरा दिल टूट गया।
मैं वहां से उठकर कमरे में आ गई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि कैसे अपने स्याह रंग को सफेद में तब्दील कर दूं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। भाभी की जबानी मुझे पता चला कि इनकार हो गया, और वजह वही थी कि लड़की काली है। हालांकि उस औरत का बेटा भी वाजबी सी शक्लो सूरत का था, लेकिन वही बात कि अपना लड़का चाहे जैसा भी हो, लेकिन लड़की हसीन और जमील चाहिए। मैं जो सोचे बैठी थी कि बस अब शादी करूंगी और काम छोड़ दूंगी, चुप करके अगले दिन उठकर काम पर आ गई। कुछ देर में दवाइयों के कार्टन आ गए और मैं एक एक करके शीशी निकालने लगी और सफाई करने लगी। अचानक एक शीशी पर मेरी नजर पड़ी तो मैं चौंक गई। उस पर लिखा था, खाने में मिलाएं और गोरे हो जाएं। वो रंग गोरा करने वाली दवा थी। मैंने हसरत से उस दवा को देखा। वो बहुत महंगी थी, मैं उसको खरीद नहीं सकती थी। मैंने बड़ी हसरत से उसको देखा और अलमारी में सजा दिया। उसके बाद मैं बाकी काम करने लगी, लेकिन मेरे जहन में वही रंग गोरा करने वाली दवा की शीशी घूम रही थी। मैं घर आई तो बातों ही बातों में भाभी कहने लगी, नूरी, तेरा रिश्ता तेरे रंग की वजह से हाथ से चला गया। तू अपने चेहरे की हिफाजत किया कर, कुछ लगाया कर। तेरी उम्र की लड़कियां तो इतना कुछ करती हैं। मैंने कहा, भाभी, मेरे पास इन टोटकों के लिए वक्त नहीं है। जैसा भी रंग है बस ठीक है। मैंने समझौता कर लिया है। भाभी कहने लगी, अरे आजकल टोटके कौन करता है, इतना वक्त किसी के पास नहीं होता। मार्केट में तरह तरह की क्रीम्स और दवाइयां आ गई हैं जिसमें शर्तिया रंग गोरा हो जाता है, बस पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैंने दिल में सोचा, सारी बात पैसों की तो है। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं, जो कमाती हूँ वो लाकर अम्मा के हाथ में रख देती हूँ। फिर भी हम सबका गुजारा मुश्किल से हो रहा था। ऐसे में मैं अपनी रंगत सही करने के लिए कहाँ से पैसे लाती। अगले दिन सफाई करते हुए फिर से मेरी नजर उस रंग गोरा करने वाली दवा की शीशी पर पड़ी। मेरा दिल बेईमान होने लगा। मैंने खुद को समझाया कि चोरी करना गलत बात है, मगर वो चीज ही ऐसी थी जिसकी इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने सफाई करते हुए थोड़ी सी दवा छोटी सी खाली शीशी में डाल ली और अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध ली। उस रोज मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और घर आ गई। अपने कमरे में आते ही मैंने वो दवा खा ली। अंदर ही अंदर मैं डर भी रही थी कि कहीं वो दवा नकली ही ना हो। ये ना हो जाए कि गोरे के बजाय मेरी रंगत और स्याह पड़ जाए, या कहीं ये ना हो कि मुंह पर दाने ही निकल आए। मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए रात का खाना खाते ही सो गई। अगले दिन मैं सोकर उठी तो आईने में खुद को देखा। मुझे कोई फर्क न लगा। मैंने खुद को तसल्ली दी और सोचा कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ेगा। उस दिन जैसे ही मैंने शीशी खोली तो वो भरी हुई थी। मैं हैरान हुई कि कल मैंने थोड़ी सी दवा निकाली थी, मगर आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस शीशी को भर दिया है। मैंने फिर से आज दवा ली और घर आ गई। घर आते ही मैंने उसे अपने खाने में मिलाया और खाकर सो गई। मैं रोज दवा लाती, लेकिन जैसे ही अगले दिन शीशी खोलती तो वो भरी हुई मिलती। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बार बार आसपास नजर रखती, मगर मेरे सिवा वहां कभी कोई और नहीं आया था। काम करने वाले ऊपर वाली मंजिल पर होते थे और यहां नहीं आते थे। फिर मैंने सोचना छोड़ दिया और अपना काम जारी रखा। गोरे रंग वाली दवा खाने में मिलाकर खा लेती। उस दवा का एक बड़ा नुकसान ये था कि नींद बहुत जल्दी आ जाती थी, मगर मैं गोरे रंग के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहती थी। 1 हफ्ता हो गया था मुझे वो दवा खाते हुए, और उस 1 हफ्ते के दौरान वाकई मेरा रंग गोरा हो रहा था। अब तो मेरे घर वाले भी चौंक गए थे कि हैरत है, इतना साफ रंग कैसे हो गया, मगर मैं किसी को ना बताती। एक दिन मुझे अम्मा कहने लगी, नूरी, तू नींद की गोलियां खाकर सोती है क्या? कल रात तुझे इतनी आवाजें दी, तेरे कमरे में आकर तुझे हिलाया जुलाया भी, मगर तू तो टस से मस नहीं हुई। मैंने बहाना कर दिया कि डॉक्टर से बुखार की दवा लाई थी, तो उसने नींद की गोली भी दे दी। अम्मा मुतमईन हो गई तो मैंने सुकून का सांस लिया। एक दिन मैं वो गोरे रंग वाली दवा की पूरी शीशी ही उठा लाई, और अगले दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब देखा कि वहां एक और शीशी पड़ी हुई है। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि हकीम साहब का मुलाजिम आता है रोजाना, और जो दवा कम देखता है वो पूरी कर देता है। मैं सुकून में आ गई कि शुक्र है मुझ पर शक नहीं हुआ उस मुलाजिम को। मैं मुसलसल दवा के इस्तेमाल से गोरी हो रही थी, मगर नींद भी बहुत आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं काम से भी जल्दी आ गई और आते ही अपने कमरे में लेट गई। मुझे लेटे लेटे ख्याल आया कि दवा खानी है, मगर हिम्मत ना हुई बिस्तर से उठने की। उस दिन मैंने गोरे रंग वाली दवा ना खाई और सो गई। शाम तक मैं सोई रही तो मेरी हालत बेहतर हो गई। मुझे आराम आ गया था। रात का खाना खाकर मैं आंखें बंद करके लेट गई, क्योंकि आज दवा नहीं खाई थी तो नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे अभी लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि भाभी मेरे कमरे में दाखिल हो गई। उसने बगैर मेरी तरफ देखे मेरी अलमारी से मेरा एक सूट निकाला और बाहर चली गई। मैं हक्का बक्का रह गई कि ये क्या था। सुबह नमाज से थोड़ी देर पहले वो दोबारा आई और मेरा सूट रखकर चली गई। भाभी ने मेरे सूट का क्या किया?
मैंने सोचा भी कि भाभी से पूछती हूँ, मगर कुछ सोचकर मैं चुप रही और ना पूछा। अगली रात मैंने फिर से दवा ना खाई ताकि मैं देख सकूं कि भाभी क्या रोज मेरे कमरे में आती है। आज भी वैसा ही हुआ। भाभी ने मेरे कमरे से मेरा सूट निकाला और चली गई, और सुबह नमाज से थोड़ी देर पहले मेरा सूट अलमारी में रखकर वापस चली गई। आखिर भाभी को मेरे सूट की क्या जरूरत पड़ जाती है रोज। मैं हैरान होकर सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर वो मेरे कपड़ों का क्या करती है। मैंने बहुत सोचा और एक ख्याल दिमाग में कूदा कि कहीं भाभी मेरे कपड़ों पर जादू न करती हो। मुझे देखना चाहिए कि मेरे कमरे से जाने के बाद वो मेरे कपड़ों का क्या करती है। मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि वो वही कपड़े लेने आती थी जो मैं सफाई से आकर उतार देती थी, और वहीं उनको धोकर सुखाकर मेरे कमरे में रख देती थी। मैंने सोचा कि ये तो पता चला कर ही रहूंगी कि ये क्या चक्कर चला रही है। उन दिनों हकीम साहब के चक्कर बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि उनका दवाखाना मुकम्मल हो गया था और वो आए दिन जायजा लेने आ जाते थे, इसलिए मेरा काम भी बढ़ गया था। उस दिन मैं घर आई तो भाभी घर पर नहीं थी। पहले तो शायद मैं नजरअंदाज कर देती, मगर जो कुछ आजकल हो रहा था उसके बाद वो शक की जद में आ गई थी। उसका घर में ना होना मुझे खटक गया था। कुछ देर बाद वो आ गई, लेकिन उसने बहुत सारे शॉपर पकड़े हुए थे जिनके अंदर खाने पीने वाली चीजें थी। मेरी रंगत में फर्क पड़ने लगा था, लेकिन मैंने भाभी का राज मालूम करने के लिए आज रात फिर गोली न खाई। चुप करके अपने कमरे में लेटी रही। भाभी आई और मेरे कमरे से कपड़े ले गई। मैं भी उठी और उसके पीछे चल दी। वो कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर सर पर आसमान टूट गया कि उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे और मेरी ही चादर सर पर ली हुई थी। उसने वैसा ही निकाब किया हुआ था जैसा मैं काम पर जाते हुए कर लेती थी। कोई देखता तो यही समझता कि मैं हूं। आखिर वो करना क्या चाह रही थी? उसने मेरा हुलिया क्यों अपनाया हुआ था? वो घर से बाहर निकल गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसका रुख सामने था, उसी ज़ेरे तामीर इमारत की तरफ जहां मैं काम पर जाती थी। वो वहां चली गई। निचली मंजिल पर हकीम साहब का दवाखाना तकरीबन बन चुका था और उसे ताला लगा हुआ था। खुदा जाने भाभी के पास चाबी कहां से आई, जो उसने गेट पर लगा ताला खोल लिया और अंदर चली आई। सबसे पहले उसने वहां जाते ही उस गोरे रंग वाली क्रीम की शीशी में थोड़ी गोलियां और मिलाई और डब्बी भर दी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये जानना मेरे लिए बायस से हैरत था कि भाभी ही उस दवा वाली शीशी को कभी खाली नहीं होने देती थी। लेकिन क्यों? मेरा दिल चाहा कि मैं इसी वक्त उसके सामने जाकर पूछूं कि ये क्या करती फिर रही हो तुम। लेकिन फिर मैं चुप रही, अपनी जगह पर खड़ी रही। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे कुछ गलत होने का पता दे रही थी। जरूर कुछ था जिसका इंकिशाफ होना अभी बाकी था। भाभी वहां ऐसे टहलने लगी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। 10-15 मिनट के बाद ऐसा लगा जैसे कोई आया हो। मैं फौरन एक तरफ होकर छुप कर देखने लगी। अंदर आने वाले को देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। उसे मैं जानती थी। वो तो हकीम साहब का खास मुलाजिम था जो रोज दवाइयां देने आता था। मेरी उससे कभी बातचीत नहीं हुई थी, मगर वो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करता था। ये अलग बात है कि मैंने उसकी कभी हौसला अफजाई नहीं की। उसने आते ही भाभी को कहा, नूरी माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। रास्ते में एक दोस्त मिल गया था। मेरा दिमाग माफ हो गया। वो भाभी को नूरी क्यों कह रहा था? मेरे नाम से क्यों बुला रहा था? भाभी उसे कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, पैसे लाए हो? उसने भाभी को कुछ पैसे दिए और वो आपस में हल्की सी आवाज में बातचीत करने लगे। इतनी दूर से मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी। मुझे समझ न आई कि भाभी इतनी रात को इस गैर मर्द के साथ क्यों है। थोड़ी देर बाद वो आदमी चला गया। मेरा ख्याल था कि मेरी भाभी भी अब घर को जाएगी, क्योंकि जिससे उसको मिलना था उसने मिल लिया था, मगर वो अभी भी वहीं थी। आधे घंटे के बाद फिर से कोई वहां आया था। इस बार आने वाले को देखकर मैं दंग रह गई। वो तो हकीम साहब थे, वही जिनका ये मतलब था। उन्होंने भी आते ही भाभी को नूरी कहा। शायद भाभी ने अपना नाम नूरी बता रखा था। मुझे लगा कि भाभी ने कोई बात करनी होगी, मगर वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर मेरे सर पर जैसे कयामत टूट गई। मैंने शर्म से आंखें बंद कर ली। भाभी मेरे भाई को धोखा दे रही थी और उससे बेवफाई कर रही थी, वो भी पैसों के लालच में। भाभी ने ढेर सारे कड़कते नोट लिए और घर वापस आ गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। आज जो कुछ हुआ था वो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। मेरी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहे थे जब भाभी उस गैर मर्द के साथ थी। मुझे लेटे कुछ देर ही हुई थी जब भाभी कमरे में आई और मेरा सूट रख गई। मुझे उसकी शक्ल से नफरत हो गई। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। भाभी ने जाने उस मुलाजिम से क्या कहा था और उससे किस चीज के पैसे लिए थे, मुझे मालूम करना था। इसलिए सुबह जैसे ही वो मुलाजिम दवाइयां देने आया तो मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया
वो बहुत खुश होकर आया और कहने लगा, बड़ी बात है नूरी मैडम, दिन की रोशनी में भी मुझे बुला रही हैं। मैंने कहा, मेरे काम का क्या हुआ? कहने लगा, 3 शहरों में पता किया था मैंने, तेरी दवाई पर बड़ा खर्चा किया है, मगर कई लोगों ने शिकायत की है कि इस दवाई को खाकर उन्हें नींद आ जाती है। मैंने उसकी बात को समझने की कोशिश की तो सब कुछ आया हो गया। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, उसी वक्त हकीम साहब आ गए तो वो जल्दी से वहां से चला गया। मैंने हकीम साहब के पास से गुजरते हुए कहा, आज रात 10 बजे आना। मैंने भाभी और हकीम साहब को रंगे हाथों पकड़ने का प्रोग्राम बना लिया। ये वही वक्त था जब वो मुलाजिम भाभी को पैसे देने आता था। अब मुझे रात का शदीद बेचैनी से इंतजार था। मैंने सारा प्लान बड़ी मेहनत से बनाया था। मेरी जरा सी गलती से सारा इल्जाम मेरे सर लग सकता था, क्योंकि भाभी मेरा नाम इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही भाभी बाहर गई, मैं उसके पीछे चली गई। कुछ देर इंतजार के बाद हकीम साहब का मुलाजिम आ गया और भाभी से लगावट की बातें करने लगा। ये वही वक्त था जो मैंने हकीम साहब को दिया था। 5 मिनट बाद ही वो भी आ गए। अपने मुलाजिम को अपनी महबूबा के साथ मसरूफ देखकर वो ऑफिस से बाहर हो गए और उसको धक्के देकर निकाल दिया और खुद भाभी से झगड़ने लगा कि वो क्यों उसको धोखा दे रही है। और भाभी तो अभी तक हैरत में थी कि उसे इतनी जल्दी किसने बुलाया। 5 मिनट बाद ही कुछ और लोग वहां आ गए। उनके हाथों में टॉर्च थी। हकीम साहब तो उन लोगों को देखते ही शर्म से पानी पानी हो गए, क्योंकि वो उनके घर वाले थे, उनकी बीवी और बेटा बेटी। मैं भी अंधेरे से निकलकर रोशनी में हुई तो मुझे देखकर भाभी की रंगत फक हो गई। उसके कदम लड़खड़ा गए। मैंने ही हकीम साहब के घर वालों का पता किया और उन्हें इस वक्त बुलाया ताकि वो अपनी आंखों से सब देख लें। उस हकीम के घर वाले तो उसे गिरेबान से पकड़कर ले गए, जबकि मेरी भाभी को मैंने थप्पड़ मारा और कहा कि शुरू से सारी बात बताओ, वरना अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में वहीं बैठ गई और कहने लगी, जब से तुम्हारा भाई मफलूज हुआ है, मेरी जिंदगी बेरंग और बेरौनक सी हो गई है। खाने पीने और एक एक रुपए को तरस गई थी। मुझे ऐसी जिंदगी मंजूर नहीं थी। मैंने ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी। मुझे तो अमीर शौहर से शादी करनी थी। अम्मा ने गरीब से करके मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए और शौहर भी ऐसा मफलूज होकर बिस्तर पर पड़ गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने जड़ी बूटियों से रंग गोरा करने वाली दवा बनाई और उसका असर देखने के लिए तुम पर आजमाने का फैसला किया। मैंने इस काम में उस हकीम के मुलाजिम को भी साथ मिला लिया था, जो गैर कानूनी तरीके से वो दवा लोगों को फरोख्त करता था। उसमें नशे वाली जड़ी बूटियां भी होती थी। इसलिए दवा का नुकसान ये था कि इसको खाने से नींद आ जाती थी। लेकिन फिर भी हम चोरी चोरी वो दवा लोगों को बेच रहे थे। मेरे ख्वाब इस थोड़ी सी रकम से पूरे होने वाले नहीं थे जो मुझे इस दवा को बेचकर मिल रही थी। इसलिए मैंने कुछ बड़ा करने का सोचा। जो हकीम यहाँ मतब बना रहा था वो काफी अमीर था और दिल फेंक भी। मैंने उसे जाल में फांसने का सोचा। मैंने उससे नूरी बनकर बात करना शुरू कर दी। इसलिए जब तुम दवा खाकर सो जाती थी तो मैं वहां चली जाती थी। मैं जानती थी कि तुम काम पर जाकर नकाब नहीं उतारती, इसीलिए मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर और तुम्हारे अंदाज में निकाब कर लेती, ताकि सबको यही लगे कि मैं नूरी हूं। ये मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करती थी, ताकि कल को अगर बात खुले भी तो मेरा नाम ना आए। मुझे बहुत सारे पैसे मिलने लगे थे, इसलिए मैं रोज हकीम से मिलने यहाँ आने लगी। मैं अपनी भाभी की ज़बानी सारी कहानी सुनकर सिवाय अफसोस के कुछ न कर सकी। उसने दौलत के लालच में आकर सारी हदें पार कर दी थी। अब वो मेरे घर में मेरी भाभी के रुतबे पर फायज रहने के काबिल नहीं थी। मैं चाहती तो उसकी असलियत अपने घर वालों पर भी जाहिर कर देती, मगर मैं अपने भाई का सोचकर खामोश हो गई कि वो पहले ही बिस्तर पर है। ये सब सुनेगा तो कहीं उसका दिल सदमे से ना फट जाए। मैंने भाभी को कहा कि तुम मेरे भाई से खुला लेकर उसकी जिंदगी और हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाओ और दोबारा कभी अपनी सूरत न दिखाना, वरना मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे माँ बाप समेत पूरी दुनिया को बता दूंगी। वो तो पहले ही मेरे भाई के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए खुशी खुशी ये सौदा मंजूर कर लिया और चली गई। मेरे माँ बाप और भाई यही समझे कि वो एक मफलूज शौहर के साथ रहना नहीं चाहती, इसीलिए चली गई है। उस हकीम के साथ उसके घर वालों ने पता नहीं क्या सलूक किया, मगर मैंने घर वालों को मजबूर किया और हम दूसरे शहर आ गए और यहाँ जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की। मैंने यहाँ एक अस्पताल में नौकरी कर ली। अस्पताल वाले अच्छे थे, इसीलिए मेरे भाई का मुफ्त में इलाज होने लगा। कुछ ही अरसे में वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भला चंगा हो गया। भाभी ने तलाक लेकर जाने किस किस के साथ रवाबित बढ़ा लिए थे और नतीजा एड्स निकला। उसके पास काफी दौलत इकट्ठी हो चुकी थी, मगर फायदा क्या हुआ, एक लाइलाज बीमारी उसका मुकद्दर बन गई। अपनी ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा करने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है।
नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें